हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर, और आज पार्ट 4 के साथ हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। वीडियो ध्यान से देखना, एंड तक देखना, आपको पूरा का पूरा पार्ट अच्छे से समझ आएगा, इसकी मेरी गारंटी। और आज यहाँ पे चैप्टर एंड हो जाएगा 4 पार्ट के अंदर। तो आज जो हमारा मेन मुद्दा है जिसके ऊपर क्लास हम बात करेंगे वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नाम से ही पता चल रहा होगा यहाँ पे आपको, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, यानी कि ये ऐसे, अच्छा इंडिकेटर समझते हो, इंडिकेटर मतलब जो इंडिकेट करता हो, जो दर्शाता हो। लाइक आप सबको पता है कि आप मोटरसाइकिल चलाते हो, गाड़ी चलाते हो क्लास, तो उसमें लेफ्ट और राइट में इंडिकेटर्स बने होते हैं। अगर आपको लेफ्ट मुड़ना है तो आप लेफ्ट इंडिकेटर देते हो, राइट मुड़ना है तो राइट इंडिकेटर देते हो। इवन आपके मोबाइल फोन में भी एक इंडिकेटर होता है जो बताता है बैटरी लो हो रहा है, तो वो इंडिकेट कर रहा है। सिंपल सी बात है, ह्यूमन का डेवलपमेंट कितना हो रहा है कंट्री के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर जो ह्यूमन का डेवलपमेंट है उसको देखने के लिए बनाया गया है क्लास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। और इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर से हमें यह पता चल जाता है कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज करती है कुछ कुछ टाइम पीरियड के अंदर, और जिसके इंडेक्स में नंबर 1 है वो सबसे अच्छा है। इंडेक्स जो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो होता है क्लास एक तरीके से पता करना पूरी कंट्री में सर्वे करके, पूरे अलग अलग कंट्री में सर्वे करके किस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट सबसे अच्छा है और किस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट सबसे अच्छा नहीं है, यानी सबसे खराब है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो है वो बेसिकली क्या मेजर करता है कि कंट्री के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही। जिसका रैंक 1 है यानी वो कंट्री बहुत अच्छे से डेवलप कर रहा है, और यानी कि जिसका रैंक 2 3 तो वो थोड़ा और कम है, और जिसकी रैंक आखिरी होगी वो सबसे खराब। तो रैंकिंग सबसे ऊपर जिसकी है सबसे अच्छा, और जिसका सबसे अच्छा होता है ना, इसका जो रैंकिंग इसका जो होता है ना बेसिकली यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो 0 to 1 के बीच होता है। तो किसी कंट्री का अगर 0 है इसका मतलब वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और किसी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर 1 है इसका मतलब वो बहुत अच्छा है, राइट। तो जो पूरा का पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें कंपेयर करेंगे इंडिया का, चाइना का और पाकिस्तान का। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है उसमें एचडीआई जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें इंडिया का जो है वो 0.6 है, चाइना का हमसे बेहतर है 0.7, और पाकिस्तान का है क्लास हमसे खराब 0.5। और इवन अगर हम इंडेक्स की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंक 1 पे, तो क्लास नॉर्वे है। कौन सी कंट्री है क्लास? नॉर्वे। मैं दिखा देता हूँ क्लास आपको, बहुत ही प्यारा कंट्री, आप सबने जरूर सुना होगा नॉर्वे के बारे में कभी ना कभी। तो ये रैंक 1 पे है, सोचो ह्यूमन डेवलप। और हमारी इंडिया जो है वो 131वें नंबर पे जाके आती है, पाकिस्तान हमसे भी पीछे 148, चाइना हमसे आगे 91, राइट। तो ये एक अलग अलग कंपैरिजन है। बेसिकली आप कह सकते हो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर ये सारे हैं, और इन सारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में हम कंपेयर कर रहे हैं इंडिया, पाकिस्तान और चाइना को, राइट। चलो, तो सबसे पहला यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, फिर हमने रैंक की बात कर ली। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ईयर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है कि कौन कितने साल जिंदा रह सकता है। तो इंडिया में 68.3 ईयर्स, जबकि चाइना में 676 है, यानी चाइना का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो हमसे ज्यादा है, यानी वहाँ के लोग ज्यादा जिंदा रहते हैं। में भी वहाँ की जो मेडिकल फैसिलिटी है वो अच्छी होगी जिसकी वजह से, राइट। और नेक्स्ट है क्लास जो पाकिस्तान, उसका हमसे कम है 66.4। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, यानी कि कितने साल ऑन एन एवरेज स्कूल जाते हैं बच्चे 15 साल से अबव। तो 15 साल से अबव के जितने भी लोग हैं जिनकी एज 15 से ऊपर है, वो सब ऑन एन एवरेज कितने साल जाते हैं स्कूल। तो अगर मान लो कि किसी की भी एज 18 साल है और उसने 10 साल पढ़ाई करी है, तो इसका मतलब मीन जो है वो ऑन एन एवरेज क्लास क्या है, 10 ईयर्स है। इसी तरीके से क्लास क्या करना होता है कि जितने भी 15 साल से ज्यादा के बच्चे हैं उनका मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, यानी कि ऑन एन एवरेज वो कितने साल जाते हैं स्कूल। तो सीधी सी बात है क्लास, यहाँ पे वो जो क्लास रिपीट कर रहे हैं, जो फेल हो गए, दोबारा पढ़ रहे हैं, उनको काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब उनकी 2 साल हो गए, मान लो मैंने 6ठी क्लास को 2 बार पढ़ा है तो वो एक ही बार काउंट किया जाएगा, वो 2 बार काउंट नहीं किया जाएगा, रिपीटेड ईयर्स काउंट नहीं किए जाते। बट फिलहाल आप ध्यान रखना कि इसमें 6.3 है ऑन एन एवरेज 6.3 ईयर्स, और ये है 7.6 ईयर्स, और ये तो यानी कि एजुकेशन के मामले में भी जो चाइना है वो हमसे आगे है और पाकिस्तान हमसे पीछे। तो ऑन एन एवरेज हर जगह चाइना नंबर 1 पे मिलेगा आपको, इंडिया जो है वो नंबर 2 पे, पाकिस्तान मिलेगा नंबर 3 पे। जीडीपी पर कैपिटा, यानी कि मैं आपको सिखाया था पार्ट 3 के अंदर इसी चैप्टर में, परचेसिंग पावर पैरिटी, बर्गर का एग्जांपल लेके समझाया था मैंने आपको, पीपीपी। तो मैंने कहा था परचेसिंग पावर पैरिटी में जो जीडीपी है इंडिया की वो 6092 है, जबकि और ये पर कैपिटा जीडीपी है, पर पर्सन की जीडीपी है, ये टोटल जीडीपी नहीं है, पर पर्सन की जीडीपी है, वो है 6092, ये है 14,400 और ये है 4866, राइट।
यानी कि हमारी जो जीडीपी है, पर कैपिटा जीडीपी, वो चाइना से कम है और उससे पाकिस्तान से ज्यादा है। पीपल बिलो पॉवर्टी, गरीबी रेखा से नीचे लगभग 37% लोग हैं, और ये पीपीपी पे है, परचेजिंग पावर पैरिटी पे है। मतलब कि इंडिया के लेवल बात नहीं हो रही, पूरे वर्ल्ड लेवल बात हो रही है। 37% और चाइना में 32, जबकि पाकिस्तान में सोचो पीपीपी के लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे देखें तो लगभग 44% जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट, हर 1000 में से जब बच्चे पैदा होते हैं तो विद इन 1 ईयर इनकी डेथ हो जाती है, उसको बोलते हैं इन्फेंट। इन्फेंट मतलब 1 साल तक के बच्चे। तो इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट जो है वो कितना है, देखो मॉर्टलिटी रेट जो है वो चाइना का है 9। चाइना में 1000 में से सोचो 1000 बच्चे पैदा होते हैं, 9 की डेथ होती है, जबकि इंडिया में 38 है और ये पाकिस्तान में 66 है। यानी कि हमारा जो मेडिकल फैसिलिटी वो पाकिस्तान से बेहतर है और चाइना का हमसे बेहतर है। ओके, मैटरनल मॉर्टलिटी रेट, यानी कि 1 लाख बच्चे अगर 1 लाख अगर बर्थ होते हैं तो उसमें से क्लास जो महिला है, यानी जिसने बच्चे को जन्म दिया, उसकी माता जो है, उनकी कितनी डेथ हो जाती है, तो हर 1 लाख बच्चे पैदा करने पे 174 महिलाओं की डेथ हो जाती है। चाइना में 27 है, यानी हमसे बहुत बेहतर, और क्लास यहाँ पे पाकिस्तान का लगभग हमसे थोड़ा सा ज्यादा है। तो यानी कि ये चीज देखो, कौन सी चीज ज्यादा होना अच्छी बात है, कौन सी चीज कम होना अच्छी बात है, आपको ये पता होना चाहिए। रैंकिंग की अगर आप बात करोगे तो रैंकिंग जितनी कम होगी उतनी बेहतर है, डेथ जितने क्लास कम होंगे उतने बेहतर है। पॉपुलेशन यूजिंग, जीडीपी जितनी ज्यादा होगी उतना बेहतर है। पॉपुलेशन यूजिंग इंप्रूव सैनिटेशन, यानी क्लास स्वच्छता का लेवल किसका ज्यादा अच्छा है, इंप्रूव सैनिटेशन जो यूज कर रहे हैं वो इंडिया में 40% है, यहाँ पे 77 है, जबकि क्लास पाकिस्तान में ओनली 64 है। पॉपुलेशन विद इन सस्टेनेबल एक्सेस टू इंप्रूव वाटर सोर्स, बेहतर वाटर सोर्स, इंप्रूव वाटर सोर्स क्लास 94% पीपल को मिलता है, ये 96 और यहाँ पे 91। तो यहाँ भी चाइना सबसे आगे, इंडिया सेकंड नंबर पे और पाकिस्तान थर्ड नंबर। अंडर नरिश चिल्ड्रन, जिनको क्लास प्रॉपर डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है बच्चे, इंडिया में 39% बच्चे हैं जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, पाकिस्तान में आधे लगभग, और क्लास 9% है लगभग चाइना में। तो ये है आपका क्लास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में नॉर्वे नंबर 1 पे है। सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, एग्जामिनेशन में पूछेगा नहीं कि कौन नंबर 1 पे है, कौन नंबर 2 पे। हाँ, लेकिन इंडिया की रैंकिंग और 2016 का डाटा है, ये 2016 का डाटा। इसके अलावा एक इंडिकेटर्स को बोलते हैं लिबर्टी इंडिकेटर, यानी कि लिबर्टी इंडिकेटर मतलब कंट्री के अंदर कितनी ज्यादा आपको बोलने की, अपनी बात रखने की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की आजादी है या मूवमेंट की। These are those indicators which represent the degree of civil and political freedom to individual in a country. Examples: extent of democratic participation कितना है, voting right वगैरह और सारे rights आपके, movement के right, political decision making में right, अपनी बात उठा सकते हो कि नहीं, constitutional rights आपको मिलते हैं कि नहीं, constitutional protection आपको मिल रहा है कि नहीं मिली, judiciary कैसी है, law कैसा है। तो human development index जो है वो इसके बिना अधूरा है। तो liberty indicator क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है कि ये बताता है कि कंट्री के लोगों को एक्चुअली में, किस कंट्री के लोगों को ज्यादा लिबर्टी। तो हमारे इंडिया के लोगों को तो लिबर्टी बहुत ज्यादा है, बिकॉज हम सरकार को घेरते हैं, सरकार को गाली गलौज करते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग हो रही होती है, नीचे लोग गाली गलौज कर रहे होते हैं, कुछ भी होता है तुरंत ही भीड़ इकट्ठा हो जाती है, सरकार को हाय हाय करते हैं। चाइना में ऐसा नहीं है। तो मैंने आपको चाइना की पूरी कहानी सुनाई है, तो आई होप क्लास आपको ज्यादा कुछ बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, आप समझ जाओगे कि चाइना का जो लिबर्टी इंडिकेटर है वो एक तरीके से क्लास अच्छा नहीं है एज कंपेयर टू इंडिया, राइट। चलो, इंडियन पाकिस्तान। डियर लर्नर्स, अनअकैडमी पे आप लॉ की भी प्रिपरेशन कर सकते हो। अनअकैडमी लॉ एग्जाम्स ऑफर, जहां पे आप लॉ की प्रिपरेशन, अगर आप 3 महीने का कोई भी लॉ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1 मंथ का फ्री मिलेगा आपको। क्लैट की प्रिपरेशन 2022 के लिए और क्लैट की प्रिपरेशन 2023 के लिए करना चाहते हो तो 9 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 2 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। ऑफर स्टिल वैलिड है। आप SPA10 कोड यूज करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। 10 नहीं 20%, अनलॉक 20 के अकॉर्डिंग अभी भी, अगर आप आज भी क्लास सब्सक्रिप्शन लेते हो और कल तक भी आपके पास टाइम है तो 20% का आपको ऑफ मिलेगा। इसके अलावा लेट्स क्रैक क्लैट बैच 18 तारीख से शुरू हो रहा है बेटा, तो आज ही इसको ले सकते हो आप। हिंदी इंग्लिश 1 साल का आप क्लास, ये पूरा का पूरा टाइम फ्रेम है। हैंड रेज फीचर है, ऑडियो पे आप सॉल्यूशन पूछ सकते हो, बहुत सारे एडिशनल मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, मंथली CA एंड GK क्लास यानी कंपेंडियम होगा और बहुत सारे एक्स्ट्रा, मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर जो है वो आपको यहाँ पढ़ा रहे होंगे। लेट्स क्रैक LSAT यानी क्लास लॉ के जितने भी स्टेट एंट्रेंस है उनकी भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो, क्लास एंट्रेंस टेस्ट की, एडमिशन टेस्ट की, जो कि 18 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। हिंदी इंग्लिश 3 महीने का सब्सक्रिप्शन है और ये सेम सारे के सारे क्लास आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो 3 मंथ्स का आप ले सकते हो और अगर 20% का ऑफ चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। SPA10 मेरा कोड है, ठीक है। आई होप आप जाके चेक कर लोगे।
और इसके अलावा क्लास मॉक टेस्ट भी होते हैं, जहां पे कई सारे क्लास रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 के बच्चों को, जो 20 तारीख को है क्लास मॉक टेस्ट संडे को, जो कि 12 बजे है, यहां से भी क्लास आप बहुत सारे प्राइज वाउचर्स आप जीत सकते हो चैंपियनशिप मॉक टेस्ट। ओके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके चेक कर लेना। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्लास अप्रेजल की, अप्रेजल ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। अच्छा देखो, हम लोगों ने डेवलपमेंट स्ट्रेटजी की बात तो कर ली, हमने सारा कुछ पढ़ लिया, तो अब हर कंट्री का जो डेवलपमेंट हुआ तो उसमें कुछ अप्रेजल है और कुछ क्लास मतलब कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट है और कुछ नेगेटिव इंपैक्ट है। तो हम अभी बात करें क्लास अप्रेजल ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, यानी कि डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के अप्रेजल क्या क्या है। तो सबसे पहले चाइना की बात करें, चाइना डिड नॉट हैव एनी कंपल्सन टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म। चाइना रिफॉर्म नहीं लाना चाहता था वर्ल्ड बैंक के और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कहने के बाद भी, लेकिन चाइना में जो स्थिति बनाई गई, इवन क्लास माओ जेडोंग की डेथ के बाद 1979 के बाद चाइना ने क्लास यानी 1979 से चाइना ने धीरे धीरे रिफॉर्म्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देना चालू किया और क्लास इवन 1978 में ही क्लास रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस कर दिया गया चाइना में। इसके बाद प्री रिफॉर्म पीरियड, रिफॉर्म से पहले का समय क्या था? देयर हैड बीन मैसिव एक्सटेंशन इन बेसिक हेल्थ सर्विसेज इन रूरल एरिया। सबसे पहली बात, जो रूरल एरिया है ना, उसमें हेल्थ सर्विस अच्छी नहीं थी। आपको पता है चाइना में लगभग 4 करोड़ लोगों की डेथ होगी ड्यू टू स्टारवेशन, लैक ऑफ फूड, ड्यू टू क्लास फोर्स लेबर और ड्यू टू क्लास सुसाइड, इवन क्लास डिप्रेशन में आके इतने लोगों की जान चली गई। तो जो रूरल एरिया है उनमें बहुत कम हेल्थ सर्विस था, हेल्थ फैसिलिटी उसकी अच्छी नहीं थी। थ्रू द कम्यून सिस्टम मैंने क्या बताया था क्लास, यहाँ पे लोगों को जोड़ के इकट्ठा, लोगों को जोड़ देते हैं, इकट्ठा रख देते हैं, कहते हैं भैया एग्रीकल्चर करो, जो कोटा दिया है उसे पूरा करो, जिसकी वजह से क्लास इन्होंने कोशिश की कि जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबको इक्वल हो सके। डिस्पाइट एक्सटेंसिव लैंड रिफॉर्म, 1950 में ही ये लोग लैंड रिफॉर्म्स लेके आ गए थे, कलेक्टिवाइजेशन लेके आ गए थे, ग्रेट लीप फॉरवर्ड एंड अदर इनिशिएटिव। मतलब कुल मिलाकर जो चैप्टर में पढ़ा है ना आपने, उसी की बात कर रहे हैं। द पर कैपिटा ग्रेन आउटपुट इन 1970 वाज द सेम एज इट वाज इन द मिड 90s। तो 1950 में जो आउटपुट था सेम 1978 में भी वही आउटपुट हो रहा था, जिसकी वजह से उनको रिफॉर्म लाने की जरूरत पड़ी। द गवर्नमेंट ऑफ चाइना वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द स्लो पेस। तो ये जो धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा था यार, सोचो 28 साल में भी कोई ग्रोथ नहीं है, तो स्लो पेस ही तो है। इकोनॉमी एंड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन अंडर द माओ रूल, दे फेल्ट माओस्ट विजन ऑफ इकोनॉमी। तो उन्होंने सोचा कि माओ का विजन फेल हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने 1978 में रिफॉर्म्स को लाना शुरू कर दिया। अब जैसे ही रिफॉर्म लेके आए, सबसे पहले रिफॉर्म्स को एक छोटे लेवल पे इंप्लीमेंट किया गया, उसके बाद जब रिफॉर्म सक्सेसफुल रहा तो उसको इन्होंने बड़े स्केल पे भी इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया। तो पहले छोटे लेवल पे अप्लाई करो, फिर बड़े लेवल पे आप अप्लाई करो। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। चाइना में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप किया गया। चाइना में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लेके आया गया, जिस तरह से इंडिया में रिफॉर्म्स आए थे ना एग्रीकल्चर के, उसी तरीके से चाइना में रिफॉर्म्स आए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चरल हो चाहे वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हो। पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स चाइना जो है 1978 के बाद लेके आया। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान द रिफॉर्म प्रोसेस लेड टू वर्सनिंग, यानी कि बहुत खराब स्थिति है इन ऑल द इकोनॉमिक इंडिकेटर। अभी आपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर देखा 2016 का, ठीक है, और इवन क्लास पुराने भी इंडिकेटर्स के अंदर चाइना की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं है, चाइना की परफॉर्मेंस बहुत खराब थी। एज कंपेयर टू 1980 द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी इन सेक्टरल कॉन्स्टिट्यूशन डिक्रीज इन 1990। तो 1980 से 1990 में काफी गिरावट आया, जबकि 10 साल बाद तो तरक्की आनी चाहिए। द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर इन 1960 वाज मोर देन 40% व्हिच डिक्लाइन टू 25% इन 1980। सो 1960 में गरीब लोगों की संख्या 40% थी, 1980 में 25% हो गई और फिर धीरे धीरे 1990 से बढ़ना चालू किया। तो यहाँ पे इनकी जो मेन रीजन है, सबसे पहला एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड फूड सप्लाई सिचुएशन वाज बेस्ड ऑन गुड हार्वेस्ट। फसल अच्छी हुई तो भैया ये लोग खाएंगे अच्छा अनाज, पैसा कमाएंगे। फसल अच्छी नहीं हुई यानी कि सारा का सारा डिपेंड था वेजिटेशन कंडीशन के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। मौसम अच्छा हुआ, फसल अच्छी हुई तो ये लोग अच्छा कमाएंगे, नहीं हुआ तो ये लोग नहीं कमाएंगे। सेकेंड है फॉरेन एक्सचेंज इज एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर एनी कंट्री। इनके पास फॉरेन एक्सचेंज की बहुत कमी थी। एक तो ये एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, बारिश पे डिपेंड थे, और दूसरा फॉरेन एक्सचेंज जो था, फॉरेन एक्सचेंज को किसी भी कंट्री को चलाने के लिए ना फॉरेन करेंसी की भी जरूरत पड़ती है। इवन इंडिया में भी फॉरेन करेंसी का रिजर्व नेगेटिव हो गया था, फॉल हो गया था, जिसकी वजह से क्लास चंद्रशेखर सरकार को गोल्ड बेचना पड़ा था। तो यहाँ पे भी इनके पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा कैसे? जब आप एक्सपोर्ट करोगे।
आप एक्सपोर्ट कर नहीं रहे तो फॉरेन करेंसी भी नहीं आएगा, जब फॉरेन करेंसी आएगा ही नहीं तो आप बाहर से चीजों को इंपोर्ट कैसे करोगे फिर, तो इसीलिए क्लास यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट साथ चलता है। और पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ही कम हो गया था, तो जिसकी वजह से ये लोग डिपेंड किस पे कर रहे थे, लोन्स पे। तो देयर वाज ग्रोथ डिपेंडिंग ऑन फॉरेन लोन, तो फॉरेन लोन, फॉरेन रेमिटेंस, इन सब पे इन लोगों ने काफी डिपेंड कर दिया, मतलब डिपेंड होने लगे पाकिस्तान में। पाकिस्तान हैज रिकवर्ड इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन सस्टेनिंग एज पर द एनुअल प्लान ऑफ द 16-17 की बात करें तो पहले से थोड़ा ठीक ग्रोथ है, मतलब पहले 1990 की बात तो बिल्कुल खराब हो गई थी, लेकिन अभी ग्रोथ ठीक है। GDP registered a growth of 4.7% in 15-16, highest when compared to the previous 8 year। तो पिछले 8 सालों में देखा जाए 2015-16 में इनका GDP का जो ग्रोथ रेट है वो 4.7 है, जो लास्ट 8 ईयर में हाईएस्ट था। वाइल एग्रीकल्चर रिकॉर्ड, एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ लेवल है वो सेटिस्फैक्ट्री है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ रेट 6.8 है और 5.7 है क्लास किसके अंदर, आपका सर्विस सेक्टर। तो आप ये कह सकते हो कि एग्रीकल्चर से बेहतर इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर ग्रोथ कर रहा था, और ओवरऑल जो था वो 4.7, यानी कि 1990 से तो बेहतर ही था वहां पे। तो ये है क्लास आपके पाकिस्तान की। अगर हम बात करें, अगर हम कंक्लूजन देखें तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान हैव ट्रैवल मोर देन 5 डेकेड, 50 ईयर से ज्यादा का समय तीनों ने गुजारा है। डेवलपमेंटल पाथ विद वेराइड रिजल्ट ने सबका अलग अलग रिजल्ट है। इंडिया का रिजल्ट अलग है, इंडिया मिडिल में है, कई चीज पे नंबर 1 पे है, कई चीज पे पीछे है। सिमिलरली क्लास चाइना मेजर चीजों में नंबर 1 पे है और कुछ चीजों में पीछे है। टिल 1970 ऑल ऑफ देम मेंटेन द सेम लेवल। भाई 1970 तक तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान सब कुछ सेम थे। माओ जेडोंग की पॉलिसी खत्म, उसके बाद चाइना डेवलप करना चालू किया। लो डेवलपमेंट, द 3 डेकेड्स हैव टेकन दीज कंट्री टू डिफरेंट। तो लास्ट के जो 3 डेकेड्स हैं क्लास, उन्होंने तीनों कंट्री को बदल दिया और तीनों कंट्री को अलग अलग लेवल पे लेकर चले गए। इंडिया की बात करें कंक्लूजन के अंदर, इंडियन इकोनॉमी परफॉर्म मॉडरेटली, इंडियन इकोनॉमी हर जगह मीडियम स्टेज पे है, बट मेजॉरिटी ऑफ इट्स पीपल स्टिल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर। 50% लगभग एग्रीकल्चर पे लोग डिपेंड है, और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो है वो कम है, और सर्विस सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री का लैकिंग है, आपको पता है हमारी कंट्री में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह नहीं है, चाहे वो सैनिटेशन की बात कर लो, चाहे वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर लो, चाहे वो अदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, हॉस्पिटल की बात करो, या फिर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे जो है, सड़क है, बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस, इन सब जगह अभी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुआ है। इट इज येट टू रेज दिस स्टैंड ऑफ लिविंग, लोगों का स्टैंड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, क्योंकि 25% से ज्यादा लोग लगभग अभी, या नियर बाई 22% लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे है। तो ये तो इंडिया की बात होगी। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में क्या क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंस, दूसरों के पैसों पे, फॉरेन लोन पे, एड मतलब हेल्प, फॉरेन हेल्प पे, फॉरेन लोन पे डिपेंड है, और वॉलेटाइल परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर का जो परफॉर्मेंस है ना वो वॉलेटाइल है। जब एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो इनको पैसा अच्छा मिलेगा, जब एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होगा तो इनको पैसा अच्छा नहीं मिलेगा। इन रिसेंट ईयर इट इज क्लास होपिंग टू इंप्रूव द सिचुएशन मेंटेनिंग हाई रेट ऑफ जीडीपी। तो पहले से क्लास ये बेटर ग्रोथ कर रहा है, खुद से कंपेयर करें अगर हम पाकिस्तान का, तो मेनी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर शोज द पॉजिटिव रिजल्ट और हायर ग्रोथ रेट रिफ्लेक्टिंग द इकोनॉमिक रिकवरी। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि पहले से इकोनॉमी इसकी रिकवर हो रही है। चाइना की बात करें, चाइना द लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, चाइना में पॉलिटिकल फ्रीडम बहुत कम है क्लास, और इट्स इंप्लीकेशन फॉर ह्यूमन राइट एंड मेजर कंसर्न। तो ह्यूमन राइट्स, लोगों को अपने अधिकार प्रॉपर मिलते नहीं, अपनी सारी बात नहीं कह सकते लोग, दबाया जाता है लोगों को। जैक मा का एग्जांपल दिया था मैंने क्लास, जब बिलियनियर लोग कुछ नहीं कह सकते तो आम जनता क्या कहेगी चाइना को। हाउएवर इन द लास्ट 3 डेकेड्स इट यूज द मार्केट सिस्टम विदाउट लूजिंग पॉलिटिकल कमिटमेंट एंड सक्सीड इन रेजिंग द लेवल ऑफ ग्रोथ अलॉन्ग विद द एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। यानी कि फिर भी लास्ट 3 डेकेड्स में इन्होंने मार्केट सिस्टम को अपनाया, धीरे धीरे मार्केट में होने वाले डिमांड सप्लाई को देखा, और धीरे धीरे क्लास ये लोग ग्रोथ किया और उन्होंने गरीबी को हटाया। चाइना हैज यूज्ड द मार्केट मैकेनिज्म टू क्रिएट एडिशनल सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। तो सोशल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कंट्री के अंदर बढ़ाया, स्कूल, हॉस्पिटल बनाए, और जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, मतलब इन्होंने सबको बराबर बराबर ध्यान दिया। रूरल एरिया पे फोकस किया, अर्बन एरिया पे फोकस किया, लेकिन हमारे कंट्री में क्या है, सिर्फ अर्बन एरिया पे फोकस किया जाता है, रूरल एरिया पे फोकस नहीं किया जाता, जिसकी वजह से मेजर लोग रूरल एरिया में रहते हैं, मेजर एरिया रूरल एरिया है, और वही पिछड़ा इलाका है, वहाँ मेट्रो नहीं है, वहाँ बैंक्स नहीं है, वहाँ पे क्लास पक्की सड़क नहीं है, और 24 घंटे बिजली नहीं है। By retaining collective ownership of land and allowing individual to cultivate land, China has ensured the social security in rural area. तो सरकार ने जमीन ले ली और सबको मिलके बोला खेती बाड़ी करो, जिससे क्लास सोशल सिक्योरिटी दी, एटलीस्ट फूड सिक्योरिटी को मेंटेन किया। पब्लिक इंटरवेंशन इन प्रोवाइडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बॉट पॉजिटिव रिजल्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। फिर धीरे धीरे सरकार ने क्या किया, चीजों को अपने हाथ में रखा, और उसके बाद जो चीजें देनी थी प्राइवेट सेक्टर को, वो प्राइवेट सेक्टर को धीरे धीरे देते चले गए, और जिसकी वजह से क्लास प्राइवेट सेक्टर ने भी धीरे
धीरे कंपटीशन देना चालू किया सरकारी कंपनीज को, जिससे दोनों ग्रोथ कर रहे थे, राइट। तो ये है क्लास सारा का सारा कंक्लूजन इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का। आई होप ये चैप्टर जो है अच्छा लगा होगा। पार्ट 2 के अंदर बहुत सारी स्टोरीज के साथ समझाया। देखो हर चैप्टर आसान नहीं होता, हर चैप्टर टफ नहीं होता, बट फिर भी इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड था, बट मैंने कोशिश की आपको सारा समझा सकूं अच्छे से। और आज फाइनली हम लोगों का यहाँ पे पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी खत्म हो चुका है। 2 महीने से ज्यादा का समय अभी एग्जामिनेशन में है, तो आप सब अपने अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। एटलीस्ट एक बार पूरा का पूरा पढ़ लो। नोट्स इसके आपको एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट में बताना कि कैसा लगा चैप्टर, काफी हद तक लर्न हुआ कि नहीं। बाकी जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड टॉपिक है वो मैं धीरे धीरे आगे आपको कराऊंगा। अब हम रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर, बहुत सारी चीजें बाकी हैं। बट आप कम से कम 1 वीक का टाइम लो और अपना पूरा इको का सिलेबस खत्म कर दो, और पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है। अच्छा लगे तो इस प्लेलिस्ट को शेयर कर देना अपने सारे के सारे क्लासमेट में, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कॉमेंट में पिन करूंगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास नई स्ट्रैटेजी नए प्लान के साथ।